एमपीपीएससी में सिर्फ सिलेबस पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आयोग आखिर सवाल कैसे पूछता है। इसलिए आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन को डिकोड करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या निकलता है। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का, यानी कि यूनिट 9 जो है आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले, उससे सवाल है ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है ना। तो इसका आंसर है आपका, अच्छा इसके आंसर जो है वो कम्प्लीटली करेक्ट है। मैंने जो फाइनल आंसर किया आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे आंसर्स मैच किए हुए हैं। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत होगा। ओके, तो आंसर है आपका इसका तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। ठीक है, ये क्या है आपका मतलब ई गवर्नेंस का वर्णन सटीक तरीके से बैठता है, तकनीक की आधारित शासन की व्यवस्था देना। कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो वो है आंसर आपका कॉर्टेशा। क्या है आंसर आपका? कॉर्टेशा। ओके, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो 2026 में भी आई थिंक फिर से पूछा गया था, एआई का फादर। तब मतलब आप देखना कि कल भी मैंने एक पेपर सॉल्व कराया था 2000, वो शायद 23 का था। 2023 में जो क्वेश्चन आया था वही सेम आया था 2025 में भी आया था। मतंगेश्वर मंदिर वाला क्वेश्चन था। और ऐसे ही देखिए ये एआई का क्वेश्चन मिलकर ऐसे 2026 में भी आया था, सेम एआई का क्वेश्चन। तो मतलब काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सेम होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं तो कौन सी है? तो उपयुक्त भाई सभी है। मैंने बोला भी था कि जो ऑल ऑफ द अबव होता है ना, 99% चांसेस होते हैं कि वही करेक्ट होता है। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो ऑल ऑफ द अबव लगा दें। ठीक है, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग होने लगी है, बट हाँ हम इसमें चांसेस ले सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि देश की सीमाओं पर से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो कौन सा सक्षम है भाई? सीमाओं से परे पूछा है उसने, तो हमें क्या करना है भाई? ग्लोबल रीच बढ़ानी है ना। ग्लोबल रीच यानी कि विश्वव्यापी पहुंच। कौन से रोबोट का फायदा नहीं है? तो रोबोट का भाई फायदा कौन सा नहीं है कि दे कैन रिप्लेस जॉब्स? भाई ये फायदा थोड़ी है ना, इंसानों की मतलब नौकरियां लेते जा रहे हैं रोबोट जो है। तो ये कोई अच्छा फायदा नहीं है। ओके, फिर आ जाते हैं कि सोशल मीडिया जो है अनुकूलन क्या है अनुकूलन? तो इसका है कि ईजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। ओके, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, सॉरी सेवन्थ की बात में ये नंबरिंग गलत हो गई, एट्थ है। ओके, तो हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लोग नहीं है। ठीक है, एआई का पक्षपात का स्रोत कौन सा नहीं है? लोग नहीं है। फिर निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग वाला जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो कौन सा है? तो टनल डायोड है। ओके, मतलब ये सारे यूनिट 9 के क्वेश्चन है, तो यूनिट 9 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप परीक्षा धाम की जो बुक है यूनिट 9 की वो पढ़ के जाइए, काफ़ी अच्छी बुक है। उससे क्वेश्चन काफ़ी मतलब आपको 10 में से 7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मिल ही जाएंगे कंप्लीटली। ओके, फिर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जो है इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में नहीं की जाती है? तो वो है आपकी इम्प्योरिटी इंजेक्शन, यानी कि अशुद्धि अंतर्चेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका एफ इंडेक्स 2020 था, वहाँ की मेजबानी मतलब इसकी कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी पुणे में। ओके, फिर आते हैं कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो वो कहाँ की थी? महू में की थी। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो वो आपका इंदौर में हुआ। ओके, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी हैं, थे सॉरी। फिर एफएओ का मुख्यालय ये रोम में। ठीक है, ये क्वेश्चंस मतलब कंप्लीटली जैसे स्टैटिक वाला क्वेश्चन हो गया आपका। हेडक्वार्टर्स आपको जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि 2017 से जो 2017 से आरंभ, यहाँ पे लिखा हुआ है आरंभ। ठीक है, आरंभ जो कौन सी योजना थी? सौभाग्य योजना थी। वो किससे रिलेटेबल थी? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेबल थी। ठीक है, तो आपको स्कीम्स पढ़नी है, स्कीम किससे रिलेटेबल है, वो टॉपिक्स आपको देखने हैं। इसके लिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर्स कंटिन्यू पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन आता है। इस बार जो 2026 में जैसे क्वेश्चन आया था, आई थिंक सखी सुमन चैटबॉट से रिलेटेबल, तो वो वाला क्वेश्चन है ना, मैंने मतलब पेपर पढ़ा था इसलिए मुझे वो बन गया था। अदरवाइज मैंने उसको अलग से कहीं से नहीं पढ़ा था। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, अदरवाइज मैं तो दैनिक जागरण पढ़ती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप एनपी के जो भी एक दो पेजेस ही होते हैं उसमें, तो आप वो पढ़ें, उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको। ओके, फिर 80th क्वेश्चन कह रहा है कि हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये द्रोणाचार्य है सॉरी, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये आपका दिया गया था जूड फेलिक्स
सेबेस्टियन को, झूठ फेलिक्स सेबेस्टियन को। फिर कौन से युग में सम्मिलित है, तो कौन से युग में सम्मिलित है, इसके लिए करेक्ट है आपका 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4। देखिए मैं पढ़ के बता देती हूँ एक बार। इसका नाम है शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट, यादविंद्र कप हॉकी, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल। ठीक है, ये तो 2, 3, 4, 19 का भी सही है। फिर 20th क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था, तो भाई मैसी। ओके, लियोनेल मैसी ने जीता था फीफा विश्व कप 2022। फिर 2000 सॉरी 21 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो पुत्रियों की बात की गई है ना, सॉरी उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है, तो ये पढ़ा होगा आपने, सांची स्तूपा वाला बात की गई है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ जो सिलावट थे, सादत खान थे एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से कहाँ पे है, तो इनका संबंध इंदौर से है। कौन से युग में गलत है, ये बताना है गलत वाली चीज। तो तुलसी शोध संस्थान भोपाल, है ना, तुलसी शोध संस्थान भोपाल में नहीं है। 24th फोर्थ क्वेश्चन है कि किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया था, तो वो किया था अल बर्नी ने। निम्नलिखित वर्मा निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने और उसका विकास करने में। 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंगा बारहसिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भूरसिंगा बारहसिंगा है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत हो गया है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगी कि ये आइंदा ये जो गलतियाँ होती हैं वो ना हो। क्या है, मैं इमेज को एडिट पे डालती हूँ और एआई जो है वो लेटर्स को रॉन्ग कर देता है। खैर मैं इसलिए शब्दों को पढ़ लेती हूँ तो ताकि आप समझ जाएं, है ना, तो सुना करें अच्छे से। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आंसर। ढोकरा कला के लिए कौन सा सही नहीं है, तो भाई सही कौन सा नहीं है, तो इसमें आप पीएससी ने दो आंसर्स दिए हुए थे। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कला है ना, प्लस आपका कपड़ा कला है और सभी कथन सही है। तो भाई इसमें से देखो ऑल ऑफ द अबव वाला था, तो जिसने ऑल ऑफ द अबव लगाया वो भी सही हो गया, तो जिसने ये लगाया वो भी सही हो गया। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस मतलब सही हो जाते हैं। पंडित द्वारका मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे, तो वो थे वही लोकमत के। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस नगर से संबंधित है, तो आई थिंक दसपुर से है, हाँ दसपुर से ही है। आनंद सिंह श्याम जो धनैया भाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है, तो वो है आपका गौड़ चित्रकला से। आयुष का संक्षिप्त रूप बताना है आपको, तो आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, नेचुरोपैथी और यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी, तो ये आपका फर्स्ट ही करेक्ट है। ओके, एटाइटाई रोग किससे होता है, ये तो कैडमियम से होता है। खाद्य सुरक्षा की बात की गई है, और मानक अधिनियम जो 2006 है उसके अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, तो वो FPO। ओके, 34th क्वेश्चन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी कॉटन, ये तो मुझे लगता है कि आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा। बीटी वैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है, तो ये इंसेक्ट यानी कि कीट प्रतिरोध के लिए। एटलस और अच्छ के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पे वो क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट, यानी कि ये मनुष्यों में कौन सा विटामिन जो है खून का रक्त बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के होता है। वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा अथवा संकरण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो इसे इकोटोन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है, तो ये वेस्टर्न घाट है आपका। ठीक है, वायु की गति का मापन किया जाता है, किससे किया जाता है भाई, अनीमोमीटर से किया जाता है। ओके, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो वही भोपाल में स्थित है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे भाई, तो ये थे आपके सिद्धो। ओके, प्रार्थना समाज स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी थी, 12 और 63, 12 एंड 63। तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन थे, तो वो थे आपके अलवरुणी। ठीक है, किस स्थान पर बौद्ध गुफा स्थित नहीं है, तो वो कहाँ पे नहीं है, इसके आंसर दो दिए हैं पीएससी ने, सांची और वलसाड़। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था भाई, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1336 ईडी में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी, तो वो पहचानी जाती थी भाई तिनकठिया, तिनकठिया पद्धति। अच्छा एक बात सुने यहाँ पे, वैसे इसका आंसर मैंने, मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने शायद 9 अगस्त 1942 लगाया था, बट पीएससी ने है ना इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था, है ना, तो ये याद रखिए। वैसे मैंने 9 अगस्त लगाया था। तो हाँ, फिर इसका 1336 हो गया, इसका तिनकठिया हो गया। फिर एक लाइन दी गई है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये पंक्तियां किसने लिखी हैं, तो ये पंक्तियां कबीरदास जी ने लिखी है हमारे। परमार्थ परमहंस, सॉरी सॉरी सो सॉरी फॉर दिस।
परमहंस मंडल। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये हुई थी भाई महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो भाई ये हो सकते हैं आपके 5। ओके। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो चीफ मिनिस्टर करता है, मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण करना है, देखना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें भी पीएससी ने बेसिकली 2 आंसर दिए हैं कि कथन 1 और 2 की सही व्याख्या करता है और दोनों कथन सही है। ठीक है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने के हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई थी? कि संथानम। फिर पूछा गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 338 में है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? तो राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर 57 पे आते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ विशिष्ट की गई हैं? तो सेकंड शेड्यूल और भारत का संविधान, मतलब जितने भी आपके जो होते हैं राष्ट्रपति वगैरह, उपराष्ट्रपति, इन सभी की सैलरी का जो विवरण है वो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। फिर बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भाई कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री जी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो बेसिकली मैंने तो जो आंसर लगाया था वो ये लगाया था, है ना, कि ये फॉर्मेशन की बात की गई थी, कब अस्तित्व में आया था। तो ये पीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। 60 क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द यार द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि लोक सेवा आयोग का कौन सा प्रावधान दिया गया? तो आर्टिकल 315, है ना। ये मतलब अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, है ना, पहले तो 10 के 10 जो मतलब होते थे क्या इस तरीके के मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, संवैधानिक, सांविधिक और वो आपके नीति आयोग जैसे, तो ये अलग से दिए गए थे, पूरी एक यूनिट में फ्रेम किए गए थे। अब इनको मतलब उठा के अलग कर दिया गया, छोटा सा टॉपिक हो गया आपको, बट इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इससे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो आर्टिकल 222। ओके। किस भारत देखो, अब ये राष्ट्रीयकरण वाला मैं एक चीज बताऊँ आपको। कल मैंने जो पेपर सॉल्व किया था आई थिंक 2023 का, उसमें भी क्वेश्चन था कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ठीक है, प्लस उसमें नाबार्ड और सीडबी में पूछा गया था फॉर्मेशन। तो मतलब सोचिए कि इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ने ही हैं, इससे क्वेश्चन आने ही हैं। तो वहाँ पे मतलब 6 बैंकों को किया गया था। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, तो आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से ये प्रॉफिट हो जाता है कि मतलब सोच लीजिए कि सिलेबस में तो मेंशन है ही कि कहाँ से आना है। प्लस आपको वही जब आप पेपर लगाओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार इसी सेम टॉपिक से है ना बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये प्रॉफिट हो जाता है। फिर 63 क्वेश्चन है कि औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ, इंक्रीज्ड कंपटीशन, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, भारत के राष्ट्रपति के शपथदान, क्षमादान सॉरी, यहाँ पे क्या है वही मैं कहूँगी, शपथदान क्या होगा? शपथ तो सुना है, शपथदान क्या होता है? तो ये क्षमादान की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 71 है, सॉरी 72 है ना, 61 वो महाभियोग वाला है। ओके। मौलिक अधिकारों के बारे में इनमें से शब्द कहा है कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण के किसी विशेष घटना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना, रूप में जिसे आप संविधान के स्थायी संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? आर्टिकल 61 महाभियोग। तो महाभियोग की मैंने अभी बात की थी, है ना, और महाभियोग का क्वेश्चन आ गया। तो राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको भी पढ़ के जाना, उससे मतलब सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन मिल गया, मतलब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है और ये भी, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आ गए। फिर उद्देश्य प्रस्ताव जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने वही मैं मतलब कल भी बताया था मैंने, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कल की बात, तो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि बताओ जब आप करते हैं ना तो वो चीज़ आपको रिमाइंड होती है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैं कहूँ कि 1990 से है ना, आप पूरा 1947 तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सब पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। तो देश प्रस्ताव की बात की गई तो 13 दिसंबर 1946। फिर पूछा गया कि भारतीय संविधान का 91वां जो संशोधन प्राप्त करता है प्रदान करता है वो क्या करता है कि इस मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। कि इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। तो ये की थी, देखो आ गया ना 1999 एक्ट। वही मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं मतलब जो हम लोग जिसे सोचते हैं ना, जो पेपर पढ़ते हैं बार-बार, तो वो चीज़ें जब आती है ना तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना? किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और आप पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो ये राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी जी ने कहा था।
फिर 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो ये है आपके इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में। भारत में पवन ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मध्य प्रदेश थर्ड रैंक है, ये कोई सही नहीं है। एशिया में निम्नलिखित में कौन से स्थल बद लैंडलॉक देश नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो भाई 2011 की जनगणना आप बहुत टाइम से पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते जाइए, है ना, और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अगर 2036 की जनगणना आ गई तो पूरा का पूरा जो कंटेंट होगा वो आपके लिए नया होगा और मेहनत लगेगी उसे याद करने में। इसलिए अभी जल्दी से तैयारी करिए, अच्छी तैयारी कीजिए। फिर बात करते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी है जो मेकोंग। मेकोंग के बारे में पूछा गया है कि किस देश से नहीं गुजरती है? तो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है। बस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सब सर्वाधिक रही है? तो वो राज्य है आपका कौन सा? मिजोरम है। भारत में लोह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला देश के लोह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% जो हिस्सा है वो झारखंड और उड़ीसा में है, ये सरासर गलत है। फिर बात करते हैं 78th क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में गलती हो गई है तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि वर्ष 2020-21 में पूछा है कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है गुजरात, है ना। ओके, मूंगफली का पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो वो गुजरात था। ओके, सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो वो है आपका कौन सा? लिटरल एंड टाइडल फॉरेस्ट। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें कि एटलस जो माउंटेन है वो कहाँ पे है? एटलस माउंटेन्स, तो वो अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है? तो वो बेल्स एंड ट्यूबवेल्स है, वही और ट्यूबवेल। फिर 82वां क्वेश्चन है कि सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के कौन से युग्म गलत है? तो वो है आपका सुक्त बैतूल, ठीक है। सुक्ता बैतूल, ये सुक्ता लिखा हुआ है, सुक्ता बैतूल, ये गलत है। मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है, लोह अयस्क ये स्थान, ये गलत है, ठीक है। फिर बात करें कि मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में पूछा गया है कि विचार करना है, तो इसका आंसर है आपका ओनली 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। ओके, पढ़ लीजिएगा इनको। जिलों में मैग्नीज के बड़े भंडार इसमें किसमें है? तो पूछा गया है कि बालाघाट में है सबसे ज़्यादा मैग्नीज के भंडार। फिर कौन सा कथन जो है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो ये है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। फिर बात करें कि बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो वो बेतवा की सहायक नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो वो है आपका मंडला, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन जो है सर्वाधिक है? तो वो है आपका, क्या है आंसर यहाँ पे? श्योपुर, ठीक है। फिर 90 क्वेश्चन है कि अकरानी और मधवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? तो वो है आपका आंसर नर्मदा, है ना। फिर 91 क्वेश्चन, कौन सा जिला जो है वो कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका बुरहानपुर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ कुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? तो वो है आपका सहरिया। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? तो वो 1000 रुपये प्रति माह। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो डिंडोरी है। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है आपका फोर्थ, ठीक है। फिर बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो वो 3 बार। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या चाहिए होती है? तो वो 1000, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछी है तो वो शरद अग्रवाल, ठीक है। इस टाइप के सारे सारे अपने 100 क्वेश्चन किए जो कि 2022 के पेपर के थे, है ना। ऐसे ही एमपीपीएससी के लिए अच्छा कंटेंट और मतलब पढ़ने के लिए, साथ में तैयारी करने के लिए प्रज्ञा रिपोर्ट को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।